नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार शर्मा है और मैं आपको क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर 5 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपको यह पार्ट पढ़ाऊं, आप पार्ट 1 जाके जरूर देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज से कैसे राजा, रानी, जमींदार और ट्राइबल ग्रुप्स पे अत्याचार किए थे। अब पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जनता क्या सोचती थी उस समय। तो जनता थ्रू द आईज ऑफ पीपल, इसको दो तरीके से समझाया गया है इस बुक में। पहला उन्होंने स्टोरी दिया है विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा। तो विष्णु भट्ट जी जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है माझा प्रवास। ठीक है, तो माझा प्रवास में इन्होंने यह बताया है कि आम जनता उस समय क्या सोचती थी। तो इन्होंने ये बताया है कि ये एक दिन मथुरा की तरफ जा रहे थे अपने चाचा जी के साथ और रास्ते में इनको कुछ सिपाही लोग मिले। तो सिपाहियों ने इनको बोला कि ये आगे न जाएं, आगे बहुत ही विद्रोह का माहौल फैल चुका है। तो विष्णु भट्ट जी ने पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि वहां पे रिवोल्ट फैला हुआ है, विद्रोह फैला हुआ है। तो सिपाहियों ने यह बताया कि भाई आगे जो है ब्रिटिशर्स 84 नियम का कानून लाने वाले हैं जो कि वो कलकत्ता में अनाउंस करेंगे। और राजा और राजकुमारों ने इस चीज का विद्रोह किया, लेकिन ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे हैं। और ये सब देखने के बाद राजा और राजकुमार जो है वहां से चले गए हैं और आग बबूला होके वहां से निकल गए हैं और उन्होंने एक धर्म युद्ध की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बात माझा प्रवास में बताया गया है कि आम लोगों में एक तरह का असंतुष्टि का माहौल फैला हुआ था। उनको ये लगता था कि ब्रिटिशर्स नए नए नियम लाके उनके धर्म को, हिंदुओं और मुस्लिमों के धर्म को एकदम कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो जिससे कि ये असंतुष्टि और बढ़ गई थी और जो वहां के सैनिक थे वो घूम घूम के ये बातें लोगों को बता रहे थे। ये हमको विष्णु भट्ट गोडसे जी की माझा प्रवास में पता चलता है। दूसरी स्टोरी है हमारी सीताराम पांडे जी की। सीताराम पांडे जी एक अंग्रेजों में ही एक नियुक्त किए गए एक सिपाही थे। तो इन्होंने 1812 से लेके 1860 तक नौकरी किया, यानी 48 साल इन्होंने सर्विस किया ब्रिटिशर्स के अंडर में। और इन्होंने एक सिपाही के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था, बाद में इनको सूबेदार बना दिया गया। इन 48 सालों के बीच में ऐसा भी कुछ हुआ कि इनके एक लड़का था जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा हो गया, विद्रोहियों के साथ खड़ा हो गया और जिसको ब्रिटिशर्स ने मार दिया। फिर भी ये ब्रिटिशर्स का नौकरी करते रहे और ईमानदारी से अपनी नौकरी करके सेवानिवृत्त हो गए। तो जो इनके इमीडिएट ऑफिसर थे, उनका नाम नारगेट था, इनके इमीडिएट ऑफिसर ने ये इनको कहा कि भाई आप इतने सालों से नौकरी किए, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है अपना एक जीवनी आप लिख दीजिए। तो इन्होंने उनको काफी प्रेरित किया। तो उन्होंने एक अपनी जीवनी लिखी, सिपाही से सूबेदार तक अवधि में इन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी, एक बुक लिखी और उसको ट्रांसलेट नारगेट ने कर दिया जो कि इनके इमीडिएट ऑफिसर थे। उन्होंने ट्रांसलेट किया फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार। और उस किताब में क्या लिखा था हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने विष्णु भट्ट जी के बारे में पढ़ा, अब हम लोग की बुक के बारे में पढ़ा, अब हम लोग सीताराम पांडे जी की बुक के बारे में ये स्टोरी पढ़ते हैं। तो सीताराम पांडे जी कहते हैं कि अवध का जो एनेक्सेशन हुआ, अवध पे जो अधिपत्य स्थापित हो गया, लॉर्ड डलहौजी ने जो करवाया, उससे काफी जो सिपाही थे उनके अंदर असंतुष्टि थी। रीजन ये था कि जो वो नवाब थे, देखिए सालों साल से नवाब राजा जो है राज्य करते आ रहे हैं और जो गांव के लोग हैं वो उनको ज्यादा पसंद करेंगे। अब अचानक से नवाब को हटा दिया गया और ब्रिटिशर्स का शासन आ गया तो असंतुष्टि तो रहेगी। तो सिपाहियों के अंदर एक पहले से ही असंतुष्टि थी और उस असंतुष्टि को भांप लिया था वहां के नवाब और राजाओं ने। तो वहां के जो नवाब और राजा है उन लोगों ने अपने नुमाइंदों को भेज दिया हर एक सिपाहियों के छावनी में और हर एक जगह पे जा जाके उन लोगों ने लोगों को भड़काया। उन लोगों ने कहा कि देखो भाई, आपके जो बादशाह हैं, बादशाह का अंग्रेजों ने बादशाह को धोखा दिया है और आप जो है अंग्रेजों का साथ न देके आप फिर से बादशाह को मिल जाइए। और बादशाह और राजा नवाब सब लोग एक हो चुके हैं और सब लोग मिल के जो है अंग्रेजों का सामना करेंगे। तो इस तरह से जब घूम घूम के बातें होने लगी और असंतुष्टि भी थी तो कई लोग जो है विद्रोह में शामिल हो गए। हालांकि ऐसे बहुत से लोग थे जो कि सीताराम पांडे जी की तरह थे, जिन्होंने काफी लंबे समय तक अंग्रेजों के साथ काम किया था। उनका यह कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
और अंग्रेज कभी भी किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो ये बातें सुनकर जब जो सीताराम पांडे जी के इमीडिएट ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि देखिए पांडे जी, आप ज्यादा सोचिए मत, और ये जो विद्रोह है वो अपने आप ही दब जाएगा, तो इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोगों ने दूसरी किताब को पढ़ा, जो फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि लोगों के अंदर किस तरह की असंतुष्टि की भावना चल रही थी। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और दूसरा टॉपिक है म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। तो विद्रोह क्या बन गया? जन विद्रोह बन गया। तो बात यहां पे स्टार्ट होती है मेरठ से। अंग्रेजों ने 100 साल राज्य किया, 1757 से लेके 1857 तक, लेकिन इन 100 सालों में उतना बड़ा विद्रोह उनको नहीं देखना पड़ा जितना कि अब उनको देखना पड़ रहा था। और इस विद्रोह का स्टार्ट कहां से हुआ? इस विद्रोह का स्टार्ट हुआ मेरठ से। ठीक है, तो जब मेरठ के कुछ सिपाहियों ने असंतुष्टि व्यक्त की, तो धीरे धीरे करके पूरे उत्तर भारतवर्ष में उन्होंने अपनी असंतुष्टि व्यक्त करके बाकी भी लोगों को जागरूक कर दिया। बाकी भी लोगों को उन्होंने विद्रोह करने के लिए एक, कह सकते हैं कि आग का काम किया। ठीक है, तो घूम घूम के उन लोगों को भी रास्ता दिखाया कि भाई देखिए आपके साथ क्या क्या चीजें गलत हो रही हैं, या आपके धर्म पे जो है संकट आ रहा है, इस तरह की चीजें बता के लोगों को मोबिलाइज किया। ठीक है, तो ये एक ऐसा आंदोलन था जिससे कि पूरा जन आंदोलन बन गया। और याद रखिएगा, ये मात्र उत्तरी भारत में ही था, साउथ इंडिया में नहीं था। ठीक है, तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमको याद रखने वाली है। अब इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें कि फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली और उसके बाद द रेबेलियन स्प्रेड्स, हम लोग पढ़ेंगे कि कहां कहां 1857 की क्रांति में कहां कहां से किसने नेतृत्व किया। ये अगर आप इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बड़ी स्क्रीन पे आप इसकी फोटो ले सकते हैं। आप लैपटॉप यूज करिएगा तो इसकी फोटो ले लीजिएगा, साफ आएगा। मोबाइल का मुझे पता नहीं है कि ये साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये साफ आ रहा है। तो इसमें क्या है कि आप इसको अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए, तो ये आपकी क्लास 8 की बुक के हिसाब से भी रेलेवेंट हो जाएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो इसको याद करना बहुत ही इजी है। क्या है? बीडी और जेकेएलएम और एफबीबी। एफबीबी तो आप जानते होंगे, फैशन का ब्रांड का नाम है। जेकेएलएम इंग्लिश का अल्फाबेट है, वो आपको इजीली याद हो जाएगा। और एबीसीडी में बी और डी। ठीक है, बीडी, तो बीडी आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो वो बीडी वाला बीडी, बीडी जलैले वाला बीडी, वैसे ही याद कर लीजिए, जैसे भी याद हो जाए। ठीक है, तो ये बीडी और जेकेएलएम और एफबीबी। तो बी से कहां से है? बैरकपुर। बैरकपुर से किसने विद्रोह किया था? मंगल पांडे जी ने किया था। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज है। 8 अप्रैल 1857 को इनको बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी इसी के लिए। तो बैरकपुर से किसने विद्रोह किया? मंगल पांडे जी ने। एकदम दिमाग में रख लीजिए इसको। बी के बाद बी, डी मैंने बोला। डी से अब आप खुद सोचिए, दिल्ली में कौन बैठता है? बहादुर शाह जफर जी बैठते हैं, जो वहां के बादशाह थे मुगल। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहादुर शाह जफर जी दिल्ली से उसका नेतृत्व करेंगे। कानपुर से कौन कर रहा है? नाना साहेब करेंगे। मैंने पिछले लेसन में आपको पढ़ाया था कि जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, जो पेंशन की मांग कर रहे थे और जिनको ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था, तो उन्होंने कानपुर से ही अपना नेतृत्व स्टार्ट कर दिया। लखनऊ से आपको 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन? बिरजिश कंद्र नाम रखना है आपको। दूसरा आपको वाजिद अली शाह नाम याद रखना है, और बेगम हजरत महल नाम याद रखना है। तो वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के ही लड़के थे। कौन? बिरजिश कंद्र थे। ठीक है, तो इन्होंने कहां से स्टार्ट किया? इन्होंने लखनऊ से स्टार्ट किया। फिर झांसी से तो बहुत इजी है याद करना, झांसी की रानी जो है रानी लक्ष्मीबाई। एमपी से, एमपी के जो मंडला रीजन है वहां की एक रानी है, रामगढ़ की रानी है, रानी अवंतीबाई लोधी। ठीक है, इन्होंने वहां से एमपी से स्टार्ट किया था। ठीक है, फैजाबाद से हमारे हैं अहमदुल्ला शाह मौलवी जी, इन्होंने फैजाबाद से स्टार्ट किया था। ये फैजाबाद से निकल के बाद में लखनऊ में इन्होंने ज्वाइन कर लिया अपने सपोर्टर्स को लेके। और बिहार से स्टार्ट किया था कुंवर सिंह ने, और बरेली से बख्त खान ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको याद रखना है। जगहों के नाम आपको याद मैंने करा दिया, बहुत ईजी है। बीडी, जेकेएलएम, एफबीबी। ठीक है,
और उसके बाद मोस्टली अगर आप मैं कहूं तो मंगल पांडे आपको याद हो जाएगा, दिल्ली वाला भी इजीली याद हो जाएगा, कानपुर भी याद हो जाएगा। एक दो नाम आपको अगर लगता है ब्रिजेश कंद्र हो गया तो एक दो बार आप देख लेंगे तो आपको, जैसे फैजाबाद से आपको अहमदुल्ला शाह हो गए, बिहार और बरेली से आपके कुंवर सिंह और बख्त खान हो गए, तो एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो ये दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। जब ये आपका यहाँ पे दिमाग में बैठ गया तो उसके बाद आपके लिए चैप्टर और भी इजी हो जाएगा। तो फिर अब हम आते हैं फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली में यह बताया गया है कि 8 अप्रैल, अब देखिए पहले पे आइए, 8 अप्रैल 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे जी को जो है फांसी दे दी गई। ठीक है, अब मंगल पांडे जी को फांसी तो दे दी गई, तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय एक खबर फैल गई थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी बंदूक में जो कार्टेज यूज करते हैं, कारतूस यूज करते हैं, वो कारतूस गाय या सुअर की चर्बी का बना हुआ है। ठीक है, अब वो इस तरह की कुछ बंदूक होती थी। ठीक है, मान लीजिए ये बंदूक है, अब इस बंदूक में क्या है कि जो कार्ट्रिज है या मान लीजिए जो आपका कारतूस है वो इस तरह से आता था, एक डिब्बी टाइप में आता था। अब इस डिब्बी में क्या है, गोली रखा हुआ है और बारूद रखा हुआ है और इसके ऊपर एक कैप लगाया गया था, और ये जो कैप है ना ये सुअर या गाय के मांस का होता था या चर्बी का होता था, ऐसा मानते थे उन लोग। ऐसा, अब इसकी कोई क्लैरिटी नहीं, लेकिन ऐसा लोगों में खबर फैल गई थी। अब इस चीज को जो है दांत से निकालने के लिए ये होता था कि आप दांत से निकालेंगे तब तो ये आपकी गोली निकलेगी और बारूद निकलेगा, तब तो आप इसमें डालेंगे और तब तो आप फायरिंग करेंगे। तो जो राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी, नई राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी, उसमें यह खबर फैल गई थी कि हिंदू और मुस्लिमों का जो है धर्म भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने इस तरह की राइफल इंट्रोड्यूस की है, और मंगल पांडे जी ने इस चीज का विद्रोह किया था, जिसकी वजह से बैरकपुर में उनको 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई। अब इसकी वजह से असंतुष्टि और डबल बढ़ गई। क्यों बढ़ गई भाई? क्योंकि भाई एक महीने बाद ही 80 आप बुक में एक बार देख लीजिएगा, शायद 80 सोल्जर्स हैं, 80 सोल्जर्स ने फिर से विद्रोह किया, और उसके बाद उन लोगों को, इसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने उन लोगों को पकड़ा और जेल में डाल दिया गया। और यह बात है आपकी 9 मई की, 9 मई 1857 की। ठीक है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को मृत्युदंड दिया गया, और 9 मई को जो है 1857 में ये बाकी सिपाहियों को अरेस्ट कर लिया गया। 10 मई को क्या हुआ कि जो मेरठ की छावनी के, ये बैरकपुर का था, बैरकपुर आपका वेस्ट बंगाल में है, कंफ्यूज मत होइएगा, और मेरठ में ये कांड हुआ है। ये जो 9 मई 1857 का कांड हुआ है जिसमें कि लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, वो मेरठ में है। तो मेरठ में ही फिर बाकी सिपाहियों ने आके ये 9 मई वाले सिपाहियों को, जो 80 सिपाही थे जिनको 10 साल की जेल हो गई थी, उन सबको छुड़वा लिया आके। और छुड़वाने के बाद उन लोगों ने, अब धीरे धीरे उनका हौसला और बढ़ने लगा, वो चल पड़े दिल्ली की तरफ। क्योंकि देखिए उनको चाहिए था एक कोई बड़ा लीडर, एक बड़ा नेता जो जिनके सानिध्य में आके वो इस काम को कर सकें। तो वो सभी लोग रात के अंधेरे में वहां से निकल पड़े दिल्ली की तरफ। जब वो दिल्ली में पहुंचे तो दिल्ली में भी जो वहां के सोल्जर्स थे, जो वहां के सिपाही थे, उनको भी बल मिल गया। उनको बातें तो पता थी, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको बल चाहिए था, आस पड़ोस से एक उनको हेल्प मिल जाती अदर सोल्जर्स से तो अच्छा रहता, और जो कि इनको मेरठ के सिपाहियों ने दिया। तो वहां पे जैसे ही ये पहुंचे तो वहां के अंग्रेजों को भी इन लोगों ने खदेड़ दिया। अब वहां जाने के बाद इन लोगों ने बहादुर शाह जफर, जो वहां के बादशाह थे, दिल्ली पे आ जाइए अब आप, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर जी जो थे, जो वहां के बादशाह थे, उनसे इन्होंने हेल्प मांगना स्टार्ट किया। तो बहादुर शाह जफर जी, क्योंकि एक तो देखिए पहले से ही 1764 का बैटल ऑफ बक्सर मुगल्स हार गए थे, उसके बाद कितने साल हो गए थे, उनके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं था, वो बुढ़े भी हो चुके थे, तो उनके अंदर ये चीज हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे आके चले। लेकिन फिर उन्होंने हौसला बांधा और उन्होंने कहा कि चलो अब लड़ेंगे ब्रिटिशर से, जो होगा देखा जाएगा। तो इन्होंने फिर हामी भर दी, और उसके बाद इन्होंने चिट्ठियां, छोटे छोटे जो राजा होते हैं, नवाब होते हैं, जो इनके उसके टेरिटरी के अंडर में आते थे या जो नहीं भी आते थे, सबको चिट्ठियां इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि इनको सबका सपोर्ट चाहिए, और इन्होंने सबको चिट्ठी लिख के बहुत ही प्रेरित किया। तो अब ये जो घटना घट रही थी, धीरे धीरे लोगों में आत्मविश्वास, उम्मीद, साहस सब कुछ बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक तरफ अंग्रेज थे, उनको ये चीज थोड़ा भी उनके दिमाग में नहीं था कि इस तरह की घटना हो सकती है या मुगल बादशाह इस तरह का स्टेप उठा सकते हैं। उनको लग रहा था कि नहीं भाई, ये सब चीज तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, जो कि उनके लिए, अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही बड़ी भूल थी, और ये एक बहुत ही बड़ा विद्रोह साबित हुआ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द रेबेलियन स्प्रेड्स।
तो यहां दिल्ली तक की बात तो हमारी क्लियर हो गई। दिल्ली के बाद क्या होता है कि अब बात हो गई कि दिल्ली से फिर लोग कानपुर की तरफ बढ़ते हैं। कानपुर में नाना साहब पहले से ही थे, नाना साहब भी एक स्ट्रांग लीडर थे। उन्होंने पहले ही क्या किया, उन्होंने अपने आप को वहां का नवाब घोषित, पहले से ही अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा के बाद उन्होंने कहा कि मैं मुगल बादशाह की बादशाहत को मैं मानता हूं और उन्हीं के अंडर में मैं गवर्नर हूं। तो उन्होंने अपने आप को गवर्नर जो है डिक्लेयर कर दिया कानपुर में, और वहां पे भी जो छावनी में जो कुछ अंग्रेज थे वहां से उनको खदेड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां लखनऊ की क्या स्थिति थी, लखनऊ में बिरजिस कंद्र जी थे। ठीक है, और उनकी माता जी थी, उनकी माता जी ने भी जोर शोर से इस आंदोलन में भाग लिया। ठीक, उसके बाद झांसी की क्या स्थिति थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी वो कानपुर वाले नाना साहब जी के जो प्राइम मिनिस्टर, जो सेनापति थे, सेनापति जी के साथ में मिलके अंग्रेजों का सामना कर रही थी, उनसे लड़ाई लड़ रही थी, उनसे लोहा मोल ले रही थी। उसके बाद आप बात करिए रानी अवंतीबाई लोधी जी का, जो रामगढ़ की रानी थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी एक 4,000 सोल्जर्स का एक अपना वो बना के अंग्रेजों पे हमला बोल दिया था, 4,000 सिपाहियों का। ठीक है, फिर फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह थे। अहमदुल्ला शाह जी ने क्या किया, इन्होंने, इनका तो देखिए साफ साफ कहना था कि अंग्रेजों को हम हटा देंगे। ये बहुत ही पॉपुलर नेता थे उस समय के, और अहमदुल्ला शाह जी की पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी थी कि इन्होंने अपने सारे समर्थकों को लेके ये लखनऊ की तरफ बढ़ चले कि चलो भैया लखनऊ चलते हैं और लखनऊ से हम वहीं से मोर्चा संभालेंगे। किनके साथ, बेगम हजरत महल जी के साथ और बिरजिस कद्र जी के साथ। उसके बाद बिहार में कुंवर सिंह जी थे, ये एक जमींदार थे, इन्होंने भी इसी तरह का काम किया। और बरेली के जो बख्त खान थे, ये अपने सोल्जर्स को लेके, आप देखेंगे कि बगल में चित्र भी बना हुआ है कि 3,000 सोल्जर्स जो है चले जाते हैं दिल्ली में, वो भी बादशाह सलामत का जो है उन्हीं के साथ जंग में लड़ने के लिए ये वहां पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का एक मैसिव आंदोलन होता है, सिपाहियों से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे पता चलता है कि जमींदार, नवाब या आम लोग, जितने लोग हैं सब के सब खड़े हो जाते हैं कि अब जो है अंग्रेजों को भगाना है। अब इसी बीच क्या होता है कि ब्रिटिशरों ने, इसी बीच ब्रिटिशर्स में एक उनके लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कमांडर इन चीफ को जो है उन्होंने चिट्ठी लिख डाली कि साहब यहाँ की जो है स्थिति बहुत खराब है और गांव-गांव जमींदार सारे लोग हमारे अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है ये पार्ट खत्म होता है। तो पार्ट 2 खत्म हो गया दोस्तों। अगर पार्ट 2 आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पार्ट 3 मैं आपको कल डिलीवर करूंगा। और दोस्तों एक बात जरूर याद रखिएगा कि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको फैक्ट पहले मेमोराइज करा दूं, उसके बाद कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझा दूं, ताकि फैक्ट अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप कभी भी आंसर राइटिंग करते हैं या किसी को भी आप ये चीज शेयर करते हैं तो आपको खुद ही बहुत मजा आएगा। आपको नाम याद रहेंगे तो सबसे अच्छा होता है। अब उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इन्होंने सती सिस्टम को एबॉलिश किया, इन्होंने सती सिस्टम को खत्म किया। अब आपको नाम ही नहीं याद है कि कौन से अंग्रेज ने किया हुआ है, और आप कहीं पे बैठे हुए हैं या आप किसी डिबेट में बैठे हैं और सती सिस्टम खत्म कर दिया, बस आपने ये बोल रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर जैसे आप बोलेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि इस सन में आए हुए थे, 1830 में थे, 1833 में थे, इन्होंने ही किया है, तो वो एक अलग इंपैक्ट छोड़ता है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको एक एक विद फैक्ट बता दिया है, बाकी स्टोरी भी समझा दी है। और प्रयास ये करिए कि आप जब भी आंसर राइटिंग करिए अपने से एक आंसर जरूर डेली लिखिए, अपनी कॉपी का उठा लीजिए, या आपकी अगर यूपीएससी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड उसको उठाइए, एक अपने से आंसर बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों।